बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम फैक्ट फाइंडिंग विद असद खरल और मैं हूं हिना जफर। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सीनियर तहकीकाती सहाफ़ी तज़कियाकार असद खरल साहब। सबसे पहले बात करते हैं नवाज शरीफ की वापसी पर। नून लीग में नया जोशो जज्बा पैदा हो गया है। नवाज शरीफ ने अपनी सियासी सरगर्मियाँ भी शुरू कर दी हैं और अपने कारकुनान से मुलाकात भी की है और इसी के साथ ही नवाज शरीफ की दूसरी सियासी जमातों के साथ मुलाकात भी मतवक्के है। तो दूसरी जानिब चेयरमैन पीटीआई को अपने बेटों से फोन पर बात न करने पर अडियाला जेल को नोटिस जारी कर दिया गया है। इसी के साथ ही शेख रशीद को रिलीफ के बाद रिलीफ मिलना शुरू हो गया है। उनको 9 मई के मुकदमे में जमानत मिल गई है। इन सब पर बात करेंगे असद खर साहब से। सबसे पहले बात करते हैं तरक्की का सफर जहां से रुका वहीं से शुरू करेंगे। नवाज शरीफ का कहना है असद खर साहब सियासी सरगर्मियों का आगाज दोबारा से शुरू कर दिया है और चार्ज भी संभाल लिया है नवाज शरीफ साहब ने। जी बिल्कुल, आज एक बड़ी बैठक थी नवाज शरीफ साहब की मॉडल टाउन के अंदर और जिस तरह आपने देखा कि सीनियर जितने भी ड्राइवर थी वो भी उनके साथ थे। एहसन इकबाल साहब, ख्वाजा आसफ, शहबाज सिंह, मरियम नवाज और दीगर जो अहम रहनुमा थे, इस तरह सिंध और दीगर सूबों से बशीर मेमन साहब जो है वो भी आए थे। और आज बेसिकली जो एक मीटिंग के अंदर एक तो ये है कि उन्होंने अपने तमाम मुल्क भर के अंदर जो अपने उम्मीदवार हैं जिनको उन्होंने खड़ा करना है उनसे उन्होंने दरखास्तें तलब कर ली हैं और बाकायदा जो इलेक्शन जो है सेल जो है वो भी बना दिया कि ऑलरेडी उन्होंने सिक्योरिटी कमेटियां भी बना दी थी। उसके साथ साथ नवाज शरीफ साहब ने ये कहा है कि ऐसा मंशूर जो है वो तैयार किया जाए या इस तरह के नारे वगैरह होने चाहिए जो कि काबिल अमल भी हों। ऐसी बातें ना की जाए, ऐसे दावे ना किए जाए जिस पर अमल दरामद ना किया जा सके। इसके साथ साथ और भी इस बैठक के बाद बड़ी जो डेवलपमेंट्स हुई हैं, एक तो यह है कि शहबाज शरीफ साहब ने एमकेएम के जो रहनुमा है खालिद मकबूल सिद्दीकी उनसे टेलीफोनिक गुफ्तगू की है, उनसे ताज़ियत भी की है और साथ उनको नवाज शरीफ साहब की जानिब से दावत दी है उनसे मुलाकात के लिए, जिस पर एमकेएम का वफद जो है कल लाहौर में मुलाकात के लिए आएगा। इसके साथ साथ नवाज शरीफ साहब और आसिफ जरदारी साहब की भी टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई है, ये भी इजराइल की जानिब से खबर आई है और उसके मुताबिक ये है कि जरदारी साहब जो है उन्होंने नवाज शरीफ साहब को पाकिस्तान वापसी पर मुबारकबाद दी है। तो इसके साथ आज जिस तरह यहाँ पे नून लीग का बड़ा अकाश हुआ, एक उसके बाद मरियम औरंगजेब साहिबा जो है उन्होंने वहाँ पे अपना मीडिया टास्क भी की। इसके साथ इसी तरीके से इससे पहले शकील मेमन और दीगर जो पीपल्स पार्टी के रहनुमा उन्होंने सिंध के अंदर जो है एक भरपूर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस हवाले से उसका हवाला भी दिया मरियम औरंगजेब साहिबा ने। एक तरफ उन्होंने कहा कि वो कहते हैं कि बिलावल भुट्टो जरदारी जो है वो प्राइम मिनिस्टर होंगे, क्लीन स्वीप करेगी, और दूसरी तरफ वो कह रहे हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड का वो मुतालबा कर रहे हैं। बहरहाल जरदारी साहब का भी एक बड़ा बयान आया है कि जो 8 फरवरी का सूरज है वो बिलावल भुट्टो जरदारी के वजारत उज़्मा के साथ जो है वो उनकी कामयाबी के साथ शुरू होगा। तो अब देखते हैं कि ये बेसिकली दो बड़ी जो पार्टियां हैं दोनों के दावे हैं वजारत उज़्मा के। तो आगे जो लेवल प्लेइंग फील्ड का मुतालबा पीपल्स पार्टी की जानब से भी आ रहा है, बाकी मुख्तलिफ जमातें जो है वो भी इस हवाले से मुतालबा कर रही हैं। तो जहाँ तक मामला है अडियाला जेल के हवाले से आपने बात की कि अदालत जो है उन्होंने सुप्रीम जेल जो है उसको नोटिस जारी की है चेयरमैन पीटीआई को अपने बेटों से बात ना कराने पे। तो ये तीसरी दफा हुक्म जारी किया है अदालत ने, यानी तीसरी दफा अदालत की हुकूमतुल्ली की गई है। इससे पहले भी अटक जेल में होते हुए और अडियाला जेल में होते हुए 2 मरतबा पहले भी अदालत अहकाम जारी कर चुकी है और हर दफा सुप्रीम जेल ये कहे कि जेल हुकाम इनकार कर देते हैं कि जेल मैनुअल के मुताबिक, कवानीन के मुताबिक और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का जो मुल्ज़म है उसको बैरून मुल्क किसी जो है उस बैरून मुल्क के शहरी से बात नहीं करवाई जा सकती। तो ये अब मामला उनको अदालत ने नोटिस भी जारी कर दिया है। जहाँ तक जमानतों की आपने बात की, इक्का दुक्का इस तरह की जमानतें मिल रही हैं, लेकिन बड़े जो रहनुमा है वो तो फिलहाल अभी अंदर ही हैं। किसी भी नसाना 9 मई के जो मर्कजी मुल्जमान जो है उनमें अभी किसी को जमानत नहीं मिली और वो मतलब जुडिशल रिमांड के अंदर जो है तस्दीक की जा रही है। अभी तक किसी को राहत नहीं मिली। अगर ये कोई एक जमानत हो गई है तो मैंने समझा कि इसको बहुत बड़ा रिलीफ कहा जा सकता है। असद साहब, फवाद चौधरी ने एंटी करप्शन पंजाब के खिलाफ दरख्वास्त दायर कर दी गई है। असद साहब, क्या वाकई ही में फवाद चौधरी पर इल्जामात बेबुनियाद लगाए जा रहे हैं?
देखिए ये तो हर मुल्ज़म जो है उसका जी। राइट होता है, और किसी भी डिपार्टमेंट के खिलाफ अगर वो अग्रीव पार्टी वो समझते हैं कि उनके साथ ज्यादती हुई है, हम्म। तो वो अदालत का दरवाजा खटखटाते हैं। इसी सिलसिले कड़ी है क्योंकि उनके भाई भी वकील है। हम्म। तो अब मामला ये है कि उनके ऊपर जो इल्जाम है वो ये है कि 50 लाख रुपए किसी से उन्होंने जॉब के लिए लिए थे, हम्म। और वो जो दरखास्त है उसकी बुनियाद पर उन पर मुकदमा दर्ज हुआ है। बहरहाल उनकी जो अहलिया है या उनके भाई ने कहा जाए उनको गिरफ्तार किया गया, तो उस जी। वक्त तक कोई ब्रांच नहीं दिखाया गया, FIR जो है उसके हवाले से नहीं बताया गया, लेकिन बाद में अभी ये चीजें सामने जो आ रही हैं, तो बहरहाल उन्होंने एंटी करप्शन जो है उनके हुकाम के खिलाफ, उनका ये कहना है कि एंटी करप्शन जो है एस्टेब्लिशमेंट या FI कोई भी एस्टेब्लिशमेंट कोई भी एजेंसी हो, जी। उसका काम ये है कि पहले वो इंक्वायर करती है, मैटर को इंक्वायरी करती है, और जब जी। इंक्वायरी मुकम्मल होती है उसमें इल्जाम साबित हो रहे होते हैं या बहुत सारी एविडेंस आ जाते हैं, तो उसके बाद FIR दर्ज किया जाता है और फिर गिरफ्तारी की जाती है। लेकिन इस मामले के अंदर फवाद चौधरी साहब जो है वो समझते हैं कि इसमें कानून और जो है रूल्स उसको फॉलो नहीं किया गया, जी। और उनके साथ इंतकामी कार्रवाई वो समझते हैं की गई है, और उसी वजह से उनको अचानक जो है गिरफ्तार कर दिया गया। जो प्रॉपर एक प्रोसीजर है उसके तहत इंक्वायरी करके FIR दर्ज करके उसके बाद उनको गिरफ्तार नहीं किया गया। जी। असगर साहब, ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात में पीपल्स पार्टी ने 10 में से 6 नशीस्तें लेके मैदान मार लिया है। आपको क्या लगता है कि ज़िमनी इंतखाबात में तो पीपल्स पार्टी ने मैदान मार लिया है, तो आइंदा इंतखाबात में भी पीपल्स पार्टी जो है वो मैदान मार पाएगी? देखिए ज़िमनी इंतखाबात के जो नताइज है, आज पीपल्स पार्टी ने बड़ा इसको सेलिब्रेट भी किया है, और वो कहते हैं कि कराची या दीगर जो सिंध के अंदर जो ज़िमनी इंतखाबात के अंदर जो नताइज है, इस बात का मुंह बोलता है सबूत है कि सिंध या कराची के अवाम उनके साथ हैं, और उन्होंने जिस तरह कामयाबी हासिल की है, तो वो इस बात पे ये क्रेडिट ले रहे हैं कि हमारी जो हुकूमत की परफॉर्मेंस है ये उसी का नतीजा है कि लोग जो है हमें वोट दे रहे हैं, हमें कामयाब कर रहे हैं। तो एक तरफ वो ये बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ फील्ड जो है उसका भी मुतालबा कर रहे हैं। तो ये बात समझ से बाला कर रहा है कि एक ही वक्त में दो चीजें किस तरह हो सकती हैं। असगर साहब, 8 फरवरी का सूरज बिलावल भुट्टो की फतह का पैगाम लेकर तुलू होगा, आसिफ जरदारी ने कहा है। असगर साहब, नवाज शरीफ साहब तो 8 फरवरी से पहले ही सुरखरू हो जाएंगे। देखिए अभी तक यही सिनेरियो बना हुआ है कि अब हर दूसरा बंदा जो उससे पूछे तो वो कहते हैं कि ये इलेक्शन कराने की जरूरत ही क्या है, क्योंकि जिस तरीके से जेस्चर दिया जा रहा है, जिस तरीके से प्रोटोकॉल दिया जाता है, जिस तरीके से इन्वायरमेंट बन गया है 21 अक्टूबर से बाद से लेकर या उससे पहले से लेकर, तो ये कहा जा रहा है कि अगर ये सारी एक्सरसाइज फिर करने का अनफर्टाइल एक्सरसाइज का फायदा ही नहीं है। अगर नवाज शरीफ ने वज़ीर आज़म बनना है तो फिर ये सारा जो है ये ड्रामा करने की या एक्सरसाइज करने की क्या जरूरत है। तो बहरहाल ये तो अब जिसने भी वज़ीर आज़म बनना है उसने नंबर गेम की बुनियाद पर बनना है। कौन सी पार्टी कितनी सीटें लेती है, क्या उसके बाद इंतखाबी अलायंस क्या बनते हैं, और उसके बाद फिर हुकूमत बनाने के लिए कौन कौन सी जमातें आपस के अंदर जो अलायंस करती हैं, और उसके बाद जाके कोई भी जो है नंबर गेम के बाद ही वज़ीर आज़म को बन सकेगा। तो ये बातें भी आहिस्ता आहिस्ता जो है आ रही हैं मार्केट में कि शायद PTI जो है पीपल्स पार्टी के साथ भी अलायंस कर सकती है या ऐलान कर सकती है हुकूमत बनाने के हवाले से। तो बहरहाल ये बहुत कबल करते हैं, देखेंगे नंबर गेम के हिसाब से हर पार्टी जो है वो चाहेगी कि हुकूमत में आने का, अपनी हुकूमत बनाने का, अपना वज़ीर आज़म लाने के लिए। तो ये जोड़ तोड़ होगा, बड़े पैमाने पे होगा। पीपल्स पार्टी ने तो आज कहा है कि हम हाउस ट्रेडिंग वगैरह नहीं करेंगे, लेकिन माजी में तो इसके बारे जो है हमें मिसालें मिलती रही हैं, मंडियां लगती रही हैं। तो आप ऐसा क्या वजह है कि वो क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि जाहिर बात है हर पार्टी चाहेगी कि वो अपना वज़ीर आज़म लेके आए। नून लीग जो है उनकी ख्वाहिश है कि नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बने, और पीपल्स पार्टी जो है वो बिलावल भुट्टो जरदारी को देखना चाहती है वज़ीर आज़म। तो इसी तरीके से हर पार्टी जो अपना अपना जोर तो लगाएगी, लेकिन असल मसला ये है कि नंबर गेम के ऊपर डिपेंड करता है, और फिर उसके बाद जो इत्तेहाद आगे बनेंगे जाके कि सारी पार्टियों के जितने जो नंबर होंगे वो किसके साथ क्या अलायंस बनता है, और उसके बाद ही जाके जो किसी के ख्वाब जो है वो शर्मिंदा कबीर हो सकता है। असगर साहब, पीपल्स पार्टी ने क्लीन स्वीप करके साबित कर दिया कि मुल्क की वाहिद अवामी जमात है। असद गनी का ऐसा कहना है। असगर साहब, एक तरफ तो पीपल्स पार्टी लेवल प्लेइंग का मुतालबा कर रही है, तो दूसरी तरफ ये दावा भी करी है कि आइंदा इंतखाबात में क्लीन स्वीप करेगी। जी मुझे आवाज सवाल जो है ना सही समझ नहीं पाया मैं। जी असगर साहब, पीपल्स पार्टी ने क्लीन स्वीप करके साबित कर दिया है कि मुल्क की वाहिद अवामी जमात है, सईद गनी का कहना है। तो असगर साहब, एक तरफ तो पीपल्स पार्टी लेवल प्लेइंग का मुतालबा कर रही है, और दूसरी तरफ ये दावा भी करी है कि आइंदा इंतखाबात में क्लीन स्वीप करेगी। कि ये जो चीजें है ना कॉलो फेल के अंदर तजाद है, और एक ही वक्त के अंदर दो डिफरेंट जो स्टांस आ जाते हैं सामने, तो ये कंफ्यूजन
एक स्टेटमेंट सामने आती है। एक तरफ जो वो दावे करते हैं कि हम जीत रहे हैं और उनको वोट जी मिल रहे हैं और उनकी सीटें भी निकाल रहे हैं, और दूसरी तरफ वही उसी टाइम वही पार्टी कह रही होती है कि हमारे साथ लेवल प्लेइंग फील्ड जो है जी हमें नहीं दी जा रही। और नून लीग ने तो आज कह दिया है जी कि फील्ड में उतरे, लेवल खुद ही हो जाएगा जो भी लोग होंगे। जी निगरान जी हुकूमत भी जी यही कहती है, असद साहब, इस पर कमीशन भी यही मजीद बात कहता है। करेंगे और गुफ्तगू का सिलसिला यहीं से जारी करेंगे, लेकिन मुझे प्रोग्राम में लेनी है एक ब्रेक। हमें एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं और बात करते हैं। अभी यहूदियों से लड़ने का वक्त है, इलेक्शन जब आएगा लड़ेंगे, साद रिजवी का ऐसा कहना है असद खैर साहब। जी बिल्कुल, उनका कल एक बहुत बड़ा इवेंट भी हुआ जी और उसके बाद ये उन्होंने बयान दिया है। तो अब ये एक तरीके लदाख पाकिस्तान, आपको पता है पहले भी कोई रसालत के हवाले से मामला हो या इस तरह का जी कोई भी मामला होता है तो उस पर हमेशा उसका एक्सपेक्ट उसने लिया है। तो भी बहरहाल उनकी जानिब से यही कहा है कि अभी फिलहाल यहूदियों से लड़ने का वक्त है, जब इलेक्शन आएगा तो उस वक्त उसके साथ भी देख लेंगे। जी तो ये एक बड़ा बयान है, लेकिन मसला ये है कि इस बयान की हद तक तो जो है उनकी कोई मदद नहीं की जा सकती जिस तरीके से उन पर बमबारी हो रही है, जिस तरह जी कैजुअलिटीज हो रही है। और ये जो इधर से बयान एक देगी तो इससे अगर वो समझते हैं कि वो पूरा हो गया मामला, तो जी मैं नहीं समझता कि बयान की हद तक खाली जो है उनकी इस बयान से कोई मदद हो जाएगी। जी असद साहब, अब हम अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं और बात करते हैं IMF का हुकूमती इदारों के नुकसानात पर पुराने अदाद-ओ-शुमार की रिपोर्ट मानने से इनकार कर दिया। असद साहब जी बिल्कुल, ये पहले भी आप देखें कि जी पहले भी एक वक्त था कि जब इसहाक डार साहब वजीर खजाना थे तो उनके जो फिगर्स जो थी वो जाली साबित हुए और उस पर हमें फाइन भी हुआ। तो अच्छा अब दोबारा से ये जो अदाद-ओ-शुमार पेश किए गए, आपको पता है IMF का वक्त जो है वो पाकिस्तान के दौरे पे है और जो उनको फिगर दिए गए हैं उस पर उन्होंने उस से अदम इत्मीनान का इजहार किया और उन फिगर जी से उन्होंने एग्री नहीं किया। तो ये पहली मरतबा नहीं है, इससे पहले भी इस तरह के जो फिगर्स हैं, जो फर्ज फिगर्स हैं वो पेश जी किए जाते रहे हैं जी और IMF जो उस पर अपने अदम इत्मीनान का इजहार करता रहा। असद साहब, हुकूमत का पेट्रोलियम मसनूआत की स्ट्रेटेजिक ज़खायर बढ़ाने का फैसला भी कर दिया है। देखिए, पेट्रोलियम मसनूआत जो है उस हवाले से हुकूमत ये चाह रही है कि जो ज्यादा से ज्यादा जो है उसका पाकिस्तान से जो जखीरा किया जाए या उसको पाकिस्तान से ज्यादा निकाला जाए। जी लेकिन ये तो एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी है, इसके लिए काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट की जरूरत है, बिल्कुल मशीनरी की जरूरत है, रिफाइनरी की जरूरत है। जी और फिर आपने जब कुएं खोदने हैं उसके लिए बकायदा बहुत सारी जो कंपनीज आपकी चली गई डिफॉल्ट करके, जब आपने उनको पेमेंट नहीं की और बहुत सारे जो ऐसे कुएं थे वो बंद हो गए बाद में। उनको गैस के हवाले से भी यही मसला है, ऑयल के हवाले से भी। जी तो ये तो एक हुकूमत की बहुत ज्यादा तरजीहात के अंदर अगर चीजें शामिल होगी और इसके अंदर बहुत ज्यादा एक इन्वेस्टमेंट और फॉरेन इन्वेस्टर या फॉरेन कंपनीज जो है वो भी उनकी इन्वॉल्वमेंट OGDCL जो है, तो ये सारी चीजें होंगी तो फिर ही जाके ये जो पॉलिसी है या जो अमली है इस पर अमल पैरा हुआ जा सकता है। तो इससे पहले भी इस तरह की हुकूमतों ने दावे तो किए, लेकिन अमली तौर पर हमने जो तेल निकालने की जो पाकिस्तान के अंदर जो कंजम्पशन है पाकिस्तान की ऑयल की, वो पाकिस्तान का जो अपना उस हवाले से जो शेयर है वो बजाय ज्यादा होने के वो कम होता जा रहा है और इम्पोर्ट जो ऑयल हम ज्यादा कर रहे हैं। पहले हम अपना ऑयल काफी ज्यादा हद तक जो शरह है उससे निकाल रहे थे और कम इम्पोर्ट कर रहे थे, लेकिन वक्त जैसे जैसे गुजरता गया वो हमारा जो ऑयल की इम्पोर्ट है वो बढ़ती गई और हमारे अपने मुल्क से जो ऑयल की जो पैदावार थी वो कम होती गई, क्योंकि हमारी हुकूमतों ने उस तरफ तवज्जो ही नहीं दी और जो कंपनीज थी आहिस्ता आहिस्ता वो भी वापस जाना शुरू हो गई जब उनको अपने पेमेंट ही नहीं की, अदायगियां नहीं की। असद साहब, गैर कानूनी गैर मुल्कियों की वापसी का सिलसिला जारी है। मजीद 7,000 से ज्यादा अफराद जो हैं वो रवाना कर दिए गए हैं। जी बिल्कुल, ये तो एक कॉन्टिन्यूस एक प्रोसेस है और काफी दिनों से, काफी हफ्तों से हुकूमत की एक पॉलिसी बनी है और खुश आइन बात ये है कि चले कम से कम देर है दुरुस्त है कि हुकूमत ने एक पॉलिसी बिल आकर बना ही ली और उस सिलसिले की कड़ी है कि ये लोग जा भी रहे हैं। फिर कराची के अंदर, बलूचिस्तान में, खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, जगह जगह से जो होल्डिंग सेंटर भी बनाया गया है वहाँ पे लोगों को रखा गया है और मरलावार उनकी जो वापसी है उसका सिलसिला जारी है। उस हवाले से एक बड़ी जो तादाद है, काफी ज्यादा जो लोग हैं वो जा रहे हैं और जो लोग नहीं जा रहे या नहीं जाना चाह रहे
उनके खिलाफ जो है कानूनी कार्रवाई जो है वो भी अमल में लाई जा रही है। उनके कार्ड जी जो है वो भी कैंसिल किए जा रहे हैं। जी। और एक ऐसा भी गिरोह जो है वो पकड़ा गया है जो कि 9 लाख रुपया फी बंदा से लेकर, उसमें नादरा के लोग भी शामिल हैं, उसमें जी कुछ टेस्ट करने वाले, कोई जी। उसमें कोई सेक्रेटरी यूनियन काउंसिल वगैरह इस तरह के और जो लोग थे हम्म वो भी शामिल थे। हम्म और वो 9-10 लाख रुपया एक आदमी से लेकर तो उसकी जाली तरीके से उसको पाकिस्तानी जाहिर कर रहे थे अफगानिस्तान के जो शहरी थे या दीगर गैर मुल्की शहरियों का, तो वो भी एक रैकेट पकड़ा गया है। जी इस तरीके से और भी मुख्तलिफ जो लोग हैं, कुछ अभी भी बहुत सारे जो रडार पे आ चुके हैं हमारे जियो फेंसिंग जी। के हवाले से, जो डाटा कंपाइल किया जा रहा है हम्म नादरा और लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज जो है, और कुछ अभी भी जो छुपे हुए हैं, और उस हवाले से हुकूमत की बड़ी वाज़ेह गाइडलाइंस मौजूद है, पॉलिसीज, हम्म कि उनको अगर कोई पनाह देगा या उनको शेल्टर देगा या उनको छुपाएगा जी तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई हुकूमत जो है सख्ती से करेगी। जी बिल्कुल। असगर साहब, ना जाने खैबर पख्तूनख्वा में योम रजिस्ट्रेशन की सलाहियत जो है वो 15,000 कर दी है। देखिए, ये भी नादरा जो है, आपको जी पता है कि जो लोग हैं, हर पाकिस्तानी जो शहरी है उसको 18 साल की उम्र में शनाख्ती कार्ड बनाना होता है। उससे पहले जो बेफाम है अपने अंदराज उसमें कराया जाता है। तो ये एक प्रोसेस है जो कि कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, और ये चूंकि सेंटर भी उसके ज्यादा बनाए जा रहे हैं और रजिस्ट्रेशन की जा रही है शहरियों की, तो बिल्कुल। उस हवाले से ये काफी बड़ा एक नंबर है जो कि 15,000 तक उसकी जो एक्सपेंशन कर दी गई इन सेंटर जो है, उनकी तादाद भी बढ़ाई गई है और उनकी कैपेसिटी भी बढ़ाई गई ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को रजिस्टर किया जा सके। जी। असगर साहब, मियांवाली एयरबेस हमले में गैर मुल्की असलहा इस्तेमाल होने का इंकशाफ हुआ है। जी बिल्कुल, इसमें जो लोग जिनको जो हमलावर थे जो मारे गए दहशतगर्द थे, तो उन्होंने जो असला इस्तेमाल किया है वो बेसिकली अमरीकी दस्त का असला है। उसके अंदर मुख्तलिफ जो नौयत के जो वेपन्स हैं उनकी पूरी डिटेल भी जारी की गई है। और वो असला बेसिकली जब अमेरिका का इनकलाब हुआ है तो बहुत जी सारा असला जो है वो वहाँ पे मुख्तलिफ जो टेररिस्ट ग्रुप्स हैं या जो मुख्तलिफ जो क्रिमिनल्स हैं उनके हाथ लग गया, या खरीदो फरोख्त भी उसकी सरेआम अफगानिस्तान में हो रही है। और ये जोब में भी जो असला इस्तेमाल हुआ था वो भी इसी नौयत का असला था, इसी तरह का था। और अभी ये जो असला इस्तेमाल हुआ तो इसका मतलब ये है कि अफगानिस्तान के अंदर जो क्रिमिनल टेररिस्ट जो है वो अमेरिका का जो असला है वो सरेआम जो है फरोख्ती हो रहा है या उनके पास मौजूद है, और वो अफगानिस्तान से फिर वो असला लेकर और अफगानिस्तान की सरजमीन उसमें इस्तेमाल हो रही है, और वहां से आकर वो पाकिस्तान के अंदर जो मुख्तलिफ दहशतगर्दी की कार्रवाइयां कर रहे हैं। तो ये लम्हा फिक्री है, और इस हवाले से ना सिर्फ अमेरिका और अफगानिस्तान दोनों इस हवाले से रिस्पॉन्सिबल है कि अमेरिका अगर गया था तो वो क्यों इस तरह सारी चीजें छोड़ के चला गया एकदम से, और ये दहशतगर्दों के हाथ जो चीजें आ रही हैं आज मार्केट में ओपन फिर रही हैं चीजें या अवेलेबल है, तो ये उसकी भी नेग्लिजेंस है, क्रिमिनल नेग्लिजेंस है कि उसने अपनी स्किन तो बचा ली, लेकिन वो खित्ते के अंदर जो एक ऐसी पीछे इंतशार की जो है वो फिजा छोड़ गया कि अब वो जो अफगानिस्तान के जो ग्रुप्स हैं वो मुल्क खासतौर पर पाकिस्तान को वो टारगेट कर रहे हैं उन्हीं के असले से। तो इसी तरीके से अफगान हुकूमत जो उसको भी चाहिए कि इनके खिलाफ ऐसे लोग जो है ग्रुप्स हैं सख्त इनके खिलाफ एक्शन लें। जी। असगर साहब, 4 सदा में बिजली चोरी के खिलाफ मुहिम और नताइज जो हैं वो सामने आए हैं। बिजली चोरी के आइंदा रोकथाम के कैसे मुमकिन है? देखिए, फिर वही बात है कि ये जो बिजली चोरी का दुका वाकयात पकड़ रहे हैं, कंपेन जिस तरह पहले भी चलती रही है, लेकिन इसको कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, और ये अदारा जाती तौर पर इस चीज को जो है वो खत्म किया जा सकता है कि जब सख्ती करेंगे आप, इसकी मॉनिटरिंग विजिलेंस प्रॉपर होगी और इसको मुसलसल से जारी रखा जाएगा, तो फिर ये नसूर जो है इसका खात्मा हो सकता है। वरना ये है फिर जब इदारों की नाअहली और नेग्लिजेंस की वजह से और उनकी जब सुपरविजन नहीं प्रॉपर होगी तो फिर बिजली चोरी भी होती रहेगी, लाइन लॉसेस भी होते रहेंगे, और वो जो बिल है वो आम जो बेचारा जो बंदा बिल भर रहा है उसके ऊपर जो है वो डाइवर्ट करके, या जो कुंडा माफिया उसका जो हिस्सा है बिल जो है वो भी आम जो शरीफ जो कंज्यूमर है उनको देना पड़ेगा। असगर साहब, बिजली चोरी करने में अदारे के जो है वो कुछ लोग भी इसमें मुलविस हैं? जी, बिजली चोरी करवाने में अदारे के कुछ लोग भी मुलविस हैं? जी, कोई भी इस तरह का जो मैसिव लेवल पे चीज होती है तो यकीनी तौर पर कुछ न कुछ जो ऊपर या नीचे लेवल के एहलकार मुलव्वस होते हैं, वरना आम आदमी तो सोच भी नहीं सकता कि बिजली चोरी करे। उसको पता है कि पर्चे होंगे, जुर्माने होंगे भारी, और ये यकीनी तौर पर सारे केसेस में तो ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन कुछ हद तक यकीनी तौर पर ये लोग जो है इन्वॉल्व होते हैं महकमे में किसी न किसी लेवल के, और यही वजह उनकी मिली भगत से जो है ये चोरी होती है बिजली और
सलाइन डोसेज भी उनकी गफलत की वजह से।